हेलो बेटा, आज की अपनी क्लास शुरू करते हैं। हमारा टॉपिक हम लोगों ने कल चैप्टर नंबर 2 शुरू किया था, प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट, जिसमें मैंने बताया था कि प्रिंसिपल मतलब सेट ऑफ रूल्स एंड रेगुलेशंस होता है और देर आर टू टाइप्स ऑफ प्रिंसिपल्स। द फर्स्ट वन इज जनरल प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट एंड द सेकंड वन इज साइंटिफिक प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट। कुछ बेसिक बताया था उसके बारे में कि हेनरी फ्योल ने दिए हैं जनरल प्रिंसिपल्स, F.W. टेलर ने दिए हैं साइंटिफिक प्रिंसिपल्स। नंबर ऑफ प्रिंसिपल जो हेनरी फ्योल ने दिए हैं वो हैं 14 और जो टेलर ने दिए हैं वो हैं आपके 4। लेकिन टेलर ने 4 प्रिंसिपल्स के अलावा कुछ साइंटिफिक टेक्निक्स दी हैं और टेक्निक्स है नंबर ऑफ टेक्निक्स इज 5। इससे आगे बढ़ते हैं, कुछ आज बेसिक जानेंगे कि हेनरी फ्योल क्या हैं, क्या काम वो करते हैं, क्या उन्होंने बोला हुआ है, टेलर कौन है वगैरह वगैरह। तो इसके बारे में शुरू करते हैं। देखिए बेटा, हम लोग हेनरी फ्योल के जो प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट है, जिन्हें जर्नल प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट भी कहते हैं, तो थोड़ा सा इनके बारे में जान लेते हैं कि इन्होंने क्या क्या बोला है। हेनरी फ्योल का पहली बात तो बेटा ये फ्रांस से बिलोंग करते हैं। 1841 में इनका बर्थ हुआ है। इन्होंने डिग्री ली है माइनिंग इंजीनियरिंग में, मतलब जो भी हमारे मेटल्स वगैरह हैं जो खोद के निकाले जाते हैं ज़मीन के अंदर से, उसकी फील्ड में इन्होंने इंजीनियरिंग की हुई है। तो उसी फील्ड में अभी ये काम करेंगे आगे। तो स्टार्टेड वर्किंग एज इंजीनियर और उन्होंने डिग्री की थी 1860 में। तो आप खुद सोच सकते हो कि 19 साल की एज में इन्होंने माइनिंग इंजीनियरिंग की डिग्री कर ली थी। स्टार्टेड वर्किंग एज इंजीनियर इन ए कोल माइनिंग कंपनी, मतलब कोयला निकालने वाली कंपनी में इन्होंने एज अ इंजीनियर काम करना शुरू कर दिया था। In 1888, he was promoted as the managing director of company. स्टार्टिंग में तो एज ए इंजीनियर लगे थे, लेकिन बाद में उनको मैनेजर का मतलब पूरा मैनेज करना था, उनको पूरे बिजनेस को देखना था। तो मैनेजिंग डायरेक्टर ऑफ द कंपनी ये बन गए। एट दैट टाइम द कंपनी वॉज इन द सिचुएशन ऑफ इंसॉल्वेंसी। और जब ये इनको ये पोस्ट मिली, जब इनको मैनेजिंग डायरेक्टर बनाया गया, एट दैट टाइम इनकी जो कंपनी थी वो इंसॉल्वेंट होने वाली थी। मतलब उसके पास इतने पैसे भी नहीं बचे हुए थे कि वो अपने लोन्स वगैरह को भी पूरा कर पाए। जब कोई कंपनी अपने डेट्स को पूरा ना कर पाए इज नोन एज इंसॉल्वेंसी, मतलब जो उसने लोन वगैरह ले रखा है वो भी पूरे नहीं कर पा रही, तो बहुत हालत ख़राब होगी, मतलब लॉसेस हो रहे होंगे वगैरह वगैरह। ही एक्सेप्टेड द चैलेंज। उसे पता था भाई अब इस लॉस डूबती हुई कंपनी को कैसे किनारे पे लाना है, तो ये उसके लिए एक चैलेंजिंग टास्क था। बट उसने हार नहीं मानी, उसने उस टास्क को एक्सेप्ट कर लिया एंड अप्लाइड हिज मैनेजरियल टेक्निक्स टू ब्रिंग आउट द कंपनी फ्रॉम दिस सिचुएशन। और उसने फिर जो उसके अंदर जो मैनेजमेंट करने की जो स्किल थी, जो टेक्निक्स थी, उसने उसमें कंपनी में अप्लाई करना शुरू कर दिया और उन्हें सक्सेस भी मिली। When he retired after 30 years, the company was a leading coal steel company with strong financial background. और जब वो 30 साल के बाद उस कंपनी से रिटायर हुए, तब तक वो कंपनी कोल और स्टील फील्ड में बहुत ही स्ट्रॉन्ग कंपनी बन गई थी, स्ट्रॉन्ग फाइनेंशियल बैकग्राउंड के साथ। मतलब उसके पास फंड्स की कोई कमी नहीं थी, खूब सारा पैसा था। तो ये सारी चीज़ें, आई होप कि आपको ये चीज़ समझ आ गई होगी। हेनरी फ्योल का थोड़ा सा बैकग्राउंड आपको समझ में आ गया होगा। फ्रांस से बिलोंग करते हैं। 1841 में इनका बर्थ हुआ है। 1860 में इन्होंने माइनिंग इंजीनियरिंग की डिग्री की है, मतलब खुदाई से रिलेटेड। 1888 में मैनेजिंग डायरेक्टर बने हैं किसी कंपनी के। उस टाइम पे कंपनी की हालत ख़राब थी, बट प्रपोजल एक्सेप्ट किया इन्होंने, मेहनत की। मेहनत मतलब इन्होंने जो प्रिंसिपल्स दिए हैं बेटा, उन प्रिंसिपल्स को इन्होंने बिजनेस में अप्लाई किया और ये सक्सेस हुए। चलिए, अगर बात करें नीचे कुछ और चीज़ें दी हुई हैं। मेजर कंट्रीब्यूशन ऑफ फ्यूल, फ्यूल का जो मेजर कंट्रीब्यूशन है, फ्यूल हेनरी फ्यूल बिकेम फेमस एज फादर ऑफ मैनेजमेंट स्टडीज एंड थॉट्स। अब खुद सोचिए बेटा कितनी इंपॉर्टेंट लाइन बोल रहा है कि हेनरी फ्यूल को बोला जाता है फादर ऑफ मैनेजमेंट स्टडीज़। मतलब मैनेजमेंट के रिगार्डिंग जो स्टडी होती है उसका फादर, मतलब उसका जो ऑरिजिनेट करने वाला जो पर्सन है वो यही है। एवोल्यूशन इसने ही किया है और जितनी भी थॉट्स मैनेजमेंट स्टडीज से रिलेटेड है वो सारी इसी की दी हुई हैं इनिशियली। बाद में बहुत सारी थॉट्स आई हैं, लेकिन इनिशियली स्टार्टिंग में जो थॉट्स आई थी वो हेनरी फ्यूल ने ही दी थी।
और अच्छा, उन्होंने कंट्रीब्यूशन क्या किया, ही मेड क्लियर डिस्टिंक्शन बिटवीन टेक्निकल एंड मैनेजरियल स्किल। उसने क्लियर बोला कि टेक्निकल स्किल अलग होती है और मैनेजरियल स्किल अलग होती है। टेक्निकल इन द सेंस कि अगर एक एयरक्राफ्ट बनाना है, हवाई जहाज बनाना है, तो भाई मोटर कहाँ लगेगी, मतलब इंजन कहाँ लगेगा, और कैसे कितने वॉट का इंजन लगेगा, क्या होगा क्या नहीं होगा, वो सब टेक्निकल है। लेकिन भाई उसमें मेंबर कहाँ कहाँ बैठेंगे, डिसिप्लिन में बैठेंगे, कोई किसी को परेशान नहीं करेगा, कोई किसी के काम में इंटरप्ट नहीं करेगा, इज नोन एज मैनेजरियल स्किल्स। वो अलग है बेटा। तो मैनेजमेंट और टेक्निकल दोनों अलग अलग होते हैं, और उन्होंने दोनों में डिफरेंस बताया है। कहा है कि दोनों एक जैसी नहीं होती, दोनों अलग अलग है। हेनरी फ्योल, ही आइडेंटिफाइड द मेन स्टेप्स इन प्रोसेस ऑफ मैनेजमेंट। और जो प्रोसेस ऑफ मैनेजमेंट के जो मेन स्टेप्स हैं वो इसी ने बताए थे। प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, डायरेक्टिंग और कंट्रोलिंग, ये सारे स्टेप्स इसी के बताए हुए हैं कि भाई ऐसे काम होता है। ही डेवलप्ड 14 प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट, ये मैंने पहले ही बताया था आपको। 14 प्रिंसिपल इसने दिए हैं बेटा, विच एक्ट एज गाइडलाइंस फॉर मैनेजर्स टू परफॉर्म मैनेजरल एक्टिविटीज। और ये प्रिंसिपल काम आते हैं मैनेजर्स के कि वो मैनेजमेंट का काम अच्छे से कर पाए। चलिए नेक्स्ट पेज पे चलते हैं। देखिए बेटा, फ्यूल की हमने कुछ डिटेलिंग पढ़ ली, अब उसके प्रिंसिपल्स को पढ़ते हैं कि 14 जो प्रिंसिपल हैं वो कौन कौन से हैं। तो सबसे पहला प्रिंसिपल है बेटा इसका डिवीजन ऑफ वर्क। डिवीजन ऑफ वर्क ये कहता है भाई काम को ना छोटे छोटे पीसेस में डिवाइड कर लेना चाहिए, और उसके बाद एक एक पर्सन को वो काम अलॉट कर देना चाहिए, मतलब दे देना चाहिए। वो काम बड़े अच्छे से करेंगे। वो इस चीज़ की एक स्पेशल चीज़ ये बताता है कि इससे स्पेशलाइजेशन आता है। मतलब एक इंसान अकाउंट अच्छे से पढ़ाता है तो सिर्फ उसको अकाउंट का काम देंगे तो वो बहुत अच्छे से करेगा। एक इंसान बिजनेस अच्छे से पढ़ाता है तो उसको सिर्फ बिजनेस का काम देंगे तो वो उसको अच्छे से करेगा। एक इंसान परचेज अच्छे से कर सकता है तो उसको परचेज का काम देंगे तो वो परचेज अच्छे से करेगा। एक इंसान फाइनेंस का काम अच्छे से संभाल सकता है तो उसको फाइनेंस का काम देंगे। मतलब जो इंसान जिस चीज़ में स्पेशलाइज्ड है ना उसको वही काम दिया जाएगा, और उसका फोकस उस पर ही रहेगा। तो ऑब्वियस सी बात है कि एक तो स्पेशलाइजेशन आएगा कि वो एक्सपर्ट हो जाएगा उस फील्ड में, एज वेल एज उसकी जो एफिशिएंसी है वो इम्प्रूव हो जाएगी। तो दो बेनिफिट मिलते हैं इसके डिवीजन ऑफ वर्क के। कल भी बताया था इसके बारे में मैंने आपको कि बेटा स्कूल में हम लोग हिस्ट्री, ज्योग्राफी सबके अलग अलग टीचर्स क्यों रखते हैं। वो यही है बेटा प्रिंसिपल, डिवीजन ऑफ वर्क। एक रखोगे तो उतनी एफिशिएंसी से काम नहीं होगा। इसीलिए अगर स्पेशलाइजेशन लाना चाहते हो कि हर पर्सन अपनी स्पेशल फील्ड में ही काम करे, तो ज़रूरी है डिवीजन ऑफ वर्क। लेकिन एक बात छोटी सी मैं आपको इसमें बताना चाहूँगा बेटा, आगे ऑर्गेनाइजिंग में फिर से काम आएगी। अगर एक काम है परचेज का, लेकिन बिजनेस में तो परचेज कई तरह की होती है बेटा। अगर मैं पार्ले कंपनी की बात बोलूँ आपको, तो वो वीट भी परचेज करती है, शुगर भी परचेज करती है, और वो फ्लेवर्स भी परचेज करती होगी, वो मिल्क भी परचेज करती होगी क्योंकि बिस्किट बनाने में काम आता है। अब परचेज का मतलब ये नहीं है कि एक ही इंसान सारा परचेज करेगा, वीट शुगर ना, इसका मतलब ये नहीं है बेटा। वो कह रहा है कि हमने पहले वर्क को डिवाइड कर लिया कि भाई वीट एक इंसान परचेज करेगा, शुगर अगला, फिर ऐसे ही फ्लेवर जो टेस्ट के लिए डाले जाते हैं वो अलग, और मिल्क अलग पर्सन बाय करेगा। तो 4 पर्सनस को ये सपोज कीजिए ड्यूटीज़ हमने दे दी, जैसे PQRS को ये ड्यूटीज़ दे दी गई, पर्सनस हैं ये। अब इन सब पर्सनस की काम तो एक जैसा है ना बेटा, परचेज। तो इसके लिए अलग से एक डिपार्टमेंट बना दो जिसको हम लोग बोल देंगे परचेज डिपार्टमेंट। आई होप कि आपको ये चीज़ समझ आ गई होगी। वो कहता है डिवीजन ऑफ वर्क में सबसे पहले तो वर्क को छोटे छोटे पीसेज में डिवाइड किया, हाँ जी कर दिया, अलग अलग बता दिया सबका। फिर सबको काम दे दिया, हाँ जी P वीट करेगा, ये शुगर करेगा, R फ्लेवर करेगा, S जो है मिल्क बाय करेगा, बता दिया जी। फिर देखा यार ये तो सिमिलर एक्टिविटी हैं, परचेज ही हो रहा है सब में, अच्छा ठीक है, फिर इसको एक मैनेजर के सुपरविजन में डाल दो, इज नोन एज परचेज डिपार्टमेंट, और उसी का जो मैनेजर होगा वो परचेज का काम देखेगा। हो गया। अगर ऐसे ही सेल में देखें तो बेटा, अब एक कंपनी वैरायटी ऑफ प्रोडक्ट बनाती है। अब पार्ले कंपनी चॉकलेट भी बनाती है, बिस्किट में भी वैरायटी बनाती है, बिस्किट एक सिंपल वाले भी बनाती है और एक बिस्किट क्रीम वाले भी बनाती है, समझ रहे हो। तो ये वैरायटी होगी। अच्छा ये तो फिर टॉफ़ी भी बनाती हैं। तो सेल का मतलब ये नहीं है कि भाई एक ही पर्सन देखेगा,
ये अलग अलग पर्सन्स को काम अलॉट किया जाएगा, लेकिन ये काम एक सिमिलर जैसा है बेटा, इसलिए इस काम को एक ही पर्सन ऊपर जो है मैनेजर एक ही संभालेगा और डिपार्टमेंट बना देंगे सेल डिपार्टमेंट। आई होप कि ये चीज़ आपको समझ में आ गई होगी। चलिए एक बारी बुक में से देख लेते हैं। ये देखिए बेटा, पहला है ये हमारा प्रिंसिपल डिवीजन ऑफ वर्क हेनरी फ्यूल का। अकॉर्डिंग टू दिस प्रिंसिपल द होल वर्क मस्ट बी डिवाइडेड इनटू स्मॉल टास्क। सबसे पहले छोटे छोटे हिस्सों में बांट दो, और यूनिट्स इंस्टेड ऑफ असाइनिंग द होल वर्क टू वन पर्सन, किसी एक काम को सारा काम मत दो। वन टास्क और यूनिट ऑफ वर्क शुड बी असाइंड टू वन पर्सन, एक काम एक इंसान को दो। अकॉर्डिंग टू द कैपेबिलिटीज, और वो काम किस हिसाब से दो कि वो उसके अंदर क्षमता कितनी है, क्वालिफिकेशन या एक्सपीरियंस के बेस पे, कि क्या उसको वो काम करने का एक्सपीरियंस है या नहीं है। तो सिंपल सी बात है बेटा, बहुत उलझ पुलझ वाली बात नहीं बोलता। अच्छा, वो कह रहा है, नीचे कुछ बातें और बोल रहा है। वो कह रहा है भाई इसके पॉजिटिव इम्पैक्ट क्या होते हैं, अगर हम लोग डिवीज़न करें वर्क का तो क्या क्या फ़ायदा मिलेगा। तो कह रहा है जी स्पेशलाइजेशन होगा, हर एक इंसान अपनी फील्ड के अकॉर्डिंग काम करेगा, बिल्कुल ठीक है। जो उनकी एफिशिएंसी है, ज़्यादा काम करेंगे, वो ऑब्वियस सी बात है, क्योंकि जो काम वो कर रहे हैं, जो करना चाहते हैं, अगर वही काम उन्हें मिल रहा है तो भाई ज़्यादा अच्छे से करेंगे। ऐसे ही है बेटा, अगर ये प्रिंसिपल फॉलो ना हो, इन केस हम डिवीजन ऑफ वर्क ना करें, तो क्या नुकसान होगा। कह रहे हैं लैक ऑफ एफिशिएंसी, वही बात, स्पेशलाइजेशन नहीं होगा, नो स्पेशलाइजेशन, मतलब उन्हीं का उल्टा नीचे बोल रहा है। और कह रहा है बेटा चांसेस ऑफ डुप्लीकेशन ऑफ वर्क, मतलब एक काम रिपीट हो सकता है। जब किसी इंसान को पता ही नहीं होगा कि उसको एग्जैक्ट काम क्या करना है, तो बेटा इंसान जो उसके सामने काम होगा उसी को करता जाएगा, तो एक काम ट्वाइस हो सकता है, दो बारी हो सकता है, डुप्लीकेशन होने के चांसेस सबसे ज़्यादा हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर टीचर्स में पीरियड ही डिसाइड ना हो कि ये सब्जेक्ट ये पढ़ाएगा, ये सब्जेक्ट ये पढ़ाएगा, और कॉमर्स के लिए दो टीचर रखे जाए और कहें कि सर आप ही को ही अकाउंटेंसी, बिजनेस और इकोनॉमिक्स पढ़ानी है, जाइए और पढ़ाइए, तो बेटा मुझे पता ही नहीं चलेगा कि आज सर ने अकाउंट की क्लास ली या नहीं। कभी मैं भी अकाउंट की क्लास ले लूँ और वो भी अकाउंट की क्लास ले लें, तो डुप्लीकेसी होने के चांसेस होते हैं। ऐसा माइंड में आपके आएगा कि बच्चे बता देंगे, लेकिन बेटा हर केस में ऐसा नहीं हो पाएगा। ये तो हम लोग स्कूल का एग्जाम्पल ले रहे थे। आई होप कि आपको ये चीज़ समझ में आ गई होगी। अच्छा बेटा, नीचे थोड़ा सा और एक्स्ट्रा बताया हुआ है कि डिवाइडिंग द वर्क कैसे करना है, डिवीज़न ऑफ वर्क, तो छोटे छोटे हिस्सों में बांट देंगे, फिर डिपार्टमेंट बना देंगे। मैंने बताया ही था आपको, परचेज से फिर डिपार्टमेंट बना दिया, फिर उनको वर्क दे देंगे उनकी कैपेबिलिटीज़ के अकॉर्डिंग, फिर बेस ऑफ फंक्शनल फॉर्मन टेक्निक को यूज़ करेंगे। आगे बताऊंगा बेटा, ये डिटेल में है आगे। और डेलीगेशन कॉन्सेप्ट, मतलब उनको राइट्स दिए जाएंगे। अब परचेज का काम तो दे दिया, लेकिन ये बोला हुआ है कि परचेज तब तक नहीं कर सकते जब तक कि ऑफिस से परमिशन नहीं मिल जाएगी। तो बेटा ऑफिस मान लो 2 दिन जो है ओनर जो है वो कहीं घूमने चले गए हैं, तो परमिशन कैसे मिलेगी। अब फिर फंस गए। या मान लीजिए कि बाहर गए और उनसे कांटेक्ट भी नहीं हो पा रहा, उनका फ़ोन स्विच ऑफ आ रहा है, तो कांटेक्ट कैसे करोगे, फिर फंस गए। मतलब काम तो दे दिया कि परचेज का करना है, लेकिन राइट नहीं दिए कि आप पे भी कर सकते हो। हर चीज़ में ये बोला हुआ था कि परमिशन लेनी पड़ेगी। अब वो परमिशन के चक्कर में बेटा डिले हो सकता है परचेज करना। तो वो कह रहा है कि जब काम दो तो साथ के साथ डेलीगेशन करो। डेलीगेशन इज मतलब राइट्स को दो उन्हें, ट्रांसफर ऑफ राइट्स। आप डेलीगेशन का मतलब लिख सकते हैं बेटा, ट्रांसफर ऑफ राइट्स होता है, ट्रांसफर ऑफ राइट्स। चलो बेटा, नेक्स्ट वीडियो में अगले किसी टॉपिक पे बात करेंगे। अभी तो बहुत सारे प्रिंसिपल्स हैं, ये एक हमने आज की वीडियो में कर लिया है। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग।